हाय स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो सीए फाइनल नवंबर 18 में अपेयर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि जब से अतुल अग्रवाल का रिजल्ट आया है, यानी सीए फाइनल का रिजल्ट आया है, अतुल फर्स्ट रैंक आया है, उस समय से और अभी तक लगभग 20 से 25 हज़ार कॉल आ चुके हैं। और उन कोर्स में मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स इतने परेशान हो रहे हैं कि फाइनल की एग्ज़ाम कैसे हम क्लियर करें। कोई ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो सीपीटी में मेरिट में थे, इंटरमीडिएट में भी या आईपीसीसी में रैंक में थे, लेकिन सीए फाइनल उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा। यानी सीए फाइनल में किसी के 5 अटैम्प्ट हो गए, किसी के 10 अटैम्प्ट हो गए, कोई निराश होकर मतलब सीए छोड़ रहा है। तो ये सारे के सारे मतलब फ़ोन्स आए हैं, उससे मैं इतना परेशान हो गया कि मेरे को ये बताना पड़ रहा है कि हम क्या करें जिससे कि मतलब आप ये इसी अटेम्प्ट में क्या नवंबर 2018 में आप सीए फाइनल के एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लें। क्योंकि देखिए, ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का रिजल्ट चाहे कम जा रहा है, लेकिन ये एग्ज़ाम इतना टिपिकल नहीं है जितना टिपिकल लोग इसको समझते हैं। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, अगर आप प्लान्ड वे में स्टडी करोगे तो आपको ये एग्ज़ाम टिपिकल लगेगा नहीं, ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 12th की तरह एग्ज़ाम है। क्योंकि मेरा जो मिशन है, मैं इस मिशन पे वर्क कर रहा हूँ कि सीए इज ईजियर देन क्लास 12th। इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है सीए स्टूडेंट्स में, ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो फर्स्ट रैंक डिजर्व करते हैं, जो वो आते हैं यहाँ पे तो कहते हैं साहब हम एक ग्रुप कर लेंगे क्योंकि पास होना है मुश्किल है, जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पे हमें केवल फेल्योर दिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करिए, आपका नवंबर 18 क्लियर करना बहुत आसान काम हो जाएगा। मैं आपसे कुछ इश्यू डिस्कस करूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं अपन कि आपको मटेरियल क्या यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, मटेरियल आप आईसीआई के अलावा कुछ भी काम में नहीं लें। यानी आपको एक तो स्टडी मटेरियल और एक प्रैक्टिस मैनुअल। आप ये देखिए कि नवंबर 18 एग्जाम के लिए जो आपके लिए एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल है, ये आप वीएसआई की वेबसाइट पे, ये आईसीआई की वेबसाइट पे नेट पे देखें और वहाँ आपको पता चलेगा कि 2017 एडिशन जो है पीएम और एसएम का, वो आपके लिए एप्लीकेबल है। तो एक काम तो ये करें कि अगर आपके पास में ओल्ड मटेरियल पड़ा हुआ है, आपके पास में मान लीजिए 17 से पहले के एडिशंस हैं, तो आप उसको चेंज करके और न्यू मटेरियल परचेज करें। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इसमें आ जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं कोई चेंजेस नहीं है, खास चेंजेस नहीं है, लेकिन अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, इसलिए न्यू मटेरियल लेना जरूरी है। इसके अलावा आईसीआई के अलावा आपको दूसरी बुक्स कुछ भी नहीं पढ़नी। अगर आपने पहले कोचिंग्स ले रखी है और वहाँ की बुक्स अवेलेबल है तो उसको डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि वो किसी भी काम के नहीं है। हो सकता है ये बहुत सारी चीज़ें आपको सेम लगे कि हाँ साहब ये जैसा कि स्टडी मटेरियल में वैसा ही यहाँ पे है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कंट्रोवर्शियल है और इन लोगों ने चेंज कर रखी है। इसका देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी आप एक इंडिया की रिनाउंड फैकल्टी है, उसने वीडियो डाला है नेट पे और उस वीडियो में बता रही है कि साहब ये जो कि सीए फाइनल में जो होल्डिंग कंपनी चैप्टर है, ये होल्डिंग कंपनी का चैप्टर मेरे को तो ढंग से आता है लेकिन सीए इंस्टीट्यूट को नहीं आता, और मैं जिस तरीके से करता हूँ उस तरीके से सीए इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता। इस अटेम्प्ट में मेरे 20 मार्क्स का गैप आ गया। यानी जिस तरीके से मैंने कराया उस तरीके से सीए इंस्टीट्यूट ने चेक नहीं किया और 20 मार्क्स का गैप आ गया। अब आप ये देखो रिजल्ट क्यों मेंटेन हो जाता है, क्यों कम हो जाता है। पिछली बार आपको याद होगा कि आईसीआई ने एक लिस्ट रॉन्ग निकाल दी थी, उसके बाद में रेक्टिफाइड लिस्ट निकाली। पिछली लिस्ट और न्यू लिस्ट जो थी रिजल्ट की, उसमें 5000 स्टूडेंट फेल हो गए थे और मार्क्स का देखें तो मार्क्स में 10 मार्क्स कम हो गए थे। यानी आईसीआई ने 10 मार्क्स कम किए और 5000 स्टूडेंट फेल हो गए। अब आप ये देखो कि 20 मार्क्स से कितने स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। 20 मार्क्स से मिनिमम 10,000 होंगे, क्योंकि नीचे लेवल पे 1 मार्क्स पे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो 10,000 से ज़्यादा ही बोल सकते, लेकिन फिर भी अपन एक बार 10,000 मान लेते हैं। ये तो एक फैकल्टी का रोल है, एक फैकल्टी का रोल है रिजल्ट डाउन करने में। ऐसी 8 पेपर्स हैं आपके, एक फैकल्टी ने 10,000 बच्चे फेल करा दिए, तो उसका मतलब है कि 8 फैकल्टीज ने कितने बच्चे फेल कराए, 80,000 बच्चे। तो ये बताओ, रिजल्ट तो मेंटेन हो ही गया ना अपने आप। इसलिए इनका मटेरियल बिल्कुल भी यूज नहीं लेना है। अगर आप यूज परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप भूल जाएं, और अगर मान लीजिए आपके पास है तो उसका मतलब उसको साइड में कर दें
और फिर आप ये देखें कि मतलब आपका रिजल्ट आता कि नहीं आता। और देखो मैं एक तरीका और है आपके पास चेक करने का, आप एक काम करें कि आपका जो पेपर हुआ है उसमें आप आंसर की मंगाए और आंसर की मंगा के और उसका कंपेरिजन आप जो सजेस्टेड आया है उससे करें। अगर मान लीजिए आपका वो मैच हो रहा है तो उसका मतलब है कि उन्होंने सही पढ़ाया, और अगर मान लीजिए मैच नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि उन्होंने गलत पढ़ाया है। इसके अलावा एक दूसरा और क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि मैटर सही है गलत है, कि देखिए आपने एग्जाम दिया और जितने मार्क्स आपको एक्सपेक्टेड थे उतने ही मार्क्स अगर आपके आ गए, इसका मतलब है, या थोड़ा बहुत कम ज्यादा आ गए, इसका मतलब है कि वो मटेरियल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने उन मटेरियल को पढ़ के पेपर दिया, आपको एक्सपेक्टेड था कि साहब 80 मार्क्स आएंगे और मान लीजिए 40 मार्क्स आ रहे हैं या 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मतलब आप में कमी है, आपने तो जो मैटर दिया हुआ था उसको पढ़ा लेकिन वो मैटर ही गलत था। और ये ध्यान रख के चलिए कि मैटर गलत होगा ही होगा, क्योंकि आईसीएआई का मैटर पढ़ने में आपको 10% ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप एक कंफर्ट लेवल में रहकर उसी मैटर को पढ़ेंगे तो 10% मेहनत कम करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रिजल्ट चाहिए या कंफर्ट जोन चाहिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट के लिए वर्क करो, कंफर्ट जोन चाहिए तो कंफर्ट जोन के लिए वर्क करो। तो एक तो मटेरियल आईसीएआई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरा जो इशू आता है कि कोचिंग करें क्या, तो भैया नवंबर 18 के लिए तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कर भी रखा तो छोड़ दो, क्योंकि देखो कोचिंग्स का काम है पैसा कमाना। जैसे आप भी तो चाहते हो कि हम सीए करके अच्छी जॉब में जाएं, अच्छा पैसा कमाएं, उस तरीके से कोचिंग वाले भी ह्यूमन पर्सन ही होते हैं, उनका भी पर्पज ये कि होता है पैसा कमाना। तो जब भी वो चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रेशर बच्चा उसको पढ़ाएं और जो फेल हो जाए उसको रिपीटर बैच में पढ़ाएं, ये बता के साहब ये अमेंडमेंट हो गया, ये हो गया। तो उनका तो हमेशा ये रहता है कि मतलब पैसा किस तरीके से कमाया जाए, लेकिन आपको कोचिंग के जाल से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी रिजल्ट जा रहा है ये कोचिंग की वजह से ही जा रहा है। अगर कोचिंग्स नहीं होगी तो इसका मतलब है कि रिजल्ट और ज्यादा जाएगा। और वैसे भी क्या है कि ये पीरियड आपका पूरा पूरा होम स्टडी करने का है, रिवीजन करने का है, कोचिंग्स का नहीं है। इसलिए कोचिंग्स में जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोचिंग कर भी रहे हैं तो छोड़ दें और आप सिलेबस को 4-5 बार रिवाइज करें, क्योंकि जितना टाइम आप कोचिंग में जाते हो वहाँ भी गलत मैटर पढ़ के आओगे। इसके बजाय बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी करो, पीएम और एसएम पढ़ो तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। आप 5 to 6 टाइम्स इसको रिवाइज करो, तो 5 to 6 टाइम रिवाइज करोगे तो आपको रिजल्ट मेंटेन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पास हो सकते हो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस समय आपको कोचिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप भी कोचिंग चलाते हो लेकिन फिर भी आप कोचिंग्स को मतलब ये प्रमोशन नहीं कर रहे, उनके लिए मना कर रहे हो। तो उसका रीजन देखो ये है, मैं कोचिंग जरूर चला रहा हूं लेकिन मेरा पर्पज पैसा कमाना नहीं है। आपको मेरी हिस्ट्री बताता हूं कि किस तरीके से हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। कि आज के 6 साल पहले वीएसआई में मैं 2000 से सीए फाइनल पढ़ा रहा हूं, अकाउंट्स और एफएम 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता था, यानी आज की डेट में एफआर और एसएफएम। 2006 से हमने वीएसआई का एस्टेब्लिशमेंट किया, यानी 2005 एंड और 6 के बिगिनिंग में वीएसआई का पूरा कंप्लीट चालू हुआ, जिसमें सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाने लगे। वीएसआई का अपन बात करें तो उसमें हमारा सीपीटी में हमारे को अच्छा माना जाता था, हालांकि हमारा उस समय रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था जिसमें हम अच्छा माना जाए, लेकिन लोगों की नज़र में हम अच्छे थे। और इंटरमीडिएट यानी जो आईपीसीसी है, उस आईपीसीसी में हम आज के 6 साल पहले तक यानी 2012 तक जयपुर की लास्ट प्रायोरिटी में आते थे, यानी जयपुर के लास्ट प्रायोरिटी में आते थे। यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे इंडिविजुअल नेम थे जो अपने आप को इंडिया लेवल के फैकल्टीज बताते थे। वो एक बैच में 600-600 बच्चे पढ़ाते थे, 3-3 बैच लेते थे, यानी 2-2 हज़ार बच्चे, मतलब ऐसी फैकल्टीज अवेलेबल थी यहाँ पे। और हमारे पास बच्चा जब आता था जब सब जगह एडमिशन क्लोज हो गया हो, यानी लास्ट प्रायोरिटी होती थी कि भाई ठीक है कहीं जगह नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि वीएसआई में चलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिजल्ट नहीं था। हमारे पास पहली बात तो 100 से 110-120 तक के बीच के बच्चे आते थे, उन बच्चों को भी हम मेहनत करके बहुत थ्रू पास कराते थे। उसका रीजन ये था कि उन्होंने मैटर चेंज करके, क्वेश्चंस का शॉर्टकट करके इस तरीके से अपना मैटर तैयार कर रखा था, और वो बच्चों को बहुत बढ़िया लगता था, क्योंकि बच्चों की डिजायर भी होती है कि साहब हमारे समझ में आना चाहिए चाहे पास हो या नहीं हो। लेकिन मेरे को ये पता था, मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया था, मैंने सारा सिस्टमेटिक एनालिसिस कर लिया था कि इस मैटर को चेंज करके पढ़ाने पे मार्क्स नहीं आएंगे, ये बात तो पक्का है। तो हम केवल और केवल आईसीआई मैटर पढ़ाते थे और लास्ट प्रायोरिटी पे चलते थे, यानी कहीं एडमिशन नहीं हो रहा
जब जाके हमारे पास वीएसआई में आते थे। फिर गलती से एक स्टूडेंट था निखिल कुमार, जो मई 2012 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर बना और एवर हाईएस्ट मार्क्स यानी 605 आउट ऑफ 700 ये मार्क्स उसके थे। वो गांव से बिलोंग करता था, थोड़ा लेट हो गया, एडमिशन क्लोज हो गया सब जगह, वो वीएसआई में आ गया और उसके सीपीटी में 172 मार्क्स थे। और यहाँ का जो सिस्टम फॉलो किया उसने, और सिस्टम फॉलो करने के बाद में उसके 605 एवर हाईएस्ट मार्क्स बन गए। यानी आज तक का फर्स्ट रैंकर जो भी आया है उसके इतने का मार्क्स सीपीटी में नहीं होंगे जितने निखिल के थे, और एवर हाईएस्ट मार्क्स बना, एवर हाईएस्ट मार्क्स उसके आए। उसके बाद लोगों को लगा कि यार कुछ तो चक्कर है, तो कुछ फिर बच्चे हमारे पास आना चालू हुए। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट ईयर 4 रैंक्स आई आईपीएससी में। उसके बाद में ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड सही 7 रैंक आ गई मई 15 में। फिर मई 16 में हमारी 10 रैंक्स आई, नवंबर 16 में फिर ये 6 रैंक्स आई, मई 17 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक फिर आ गई। इस तरीके से 6 साल में 3 बार फर्स्ट रैंक आ गई। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि आईपीसीसी में जो पहले हम जयपुर की लास्ट प्रायोरिटी में होते थे, आज इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी में है। मेरे पास हर स्टेट का बच्चा है, यानी हम 60 बच्चों का बैच रखते हैं। यानी एक बैच जो 60 बच्चों का होता है उसमें कम से कम हर बैच में 20 स्टेट के बच्चे होते हैं, और हम केवल 360 बच्चे पढ़ाते हैं। उससे ज़्यादा की हमारी कैपेसिटी नहीं है। 60 बच्चों के 6 बैच पढ़ाते हैं, बाकी बच्चों को मना कर देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा कैपेसिटी लेने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे तो यूएसपी रिजल्ट है। आईपीसी से मई 15 में हमारी 7 रैंक आई थी। 7 में ऑल इंडिया फर्स्ट भी थी, सेकंड भी थी, 10 भी थी, 16 भी थी, इस तरीके से 7 रैंक्स थी। उसमें अतुल की 23rd रैंक थी। मेरी इच्छा कोई फाइनल स्टार्ट करने की नहीं थी, क्योंकि स्टार्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप सीए फाइनल पे करो। उसमें अतुल भी एक था कि सर सीए फाइनल करो, आप गाइड करते हो ढंग से, तो सीए फाइनल करो। तो मैंने बाकी बच्चों को बुलाया, मैं कि सीए फाइनल अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसका मतलब है कि ये नहीं कि चलो ठीक है यार थोड़ा बहुत रिजल्ट आ जाए, क्योंकि फिर तो फर्स्ट रैंक ले करेंगे, फर्स्ट रैंक से नीचे का कंप्रोमाइज़ नहीं। तो हमने बाकी बच्चों से बात की, तो उसमें 7 स्टूडेंट्स राजी हुए, जो उसमें अतुल भी था और भी 6 स्टूडेंट और थे, और एक स्टूडेंट ने हमारे मतलब केवल 4 सब्जेक्ट करे थे। इस तरीके से मतलब टोटल 7 + 1 8 स्टूडेंट थे। और उसमें जो हमारा मेहनत लगा पूरा 3 साल में हमारी जो सिस्टमेटिक वर्किंग हुई, और उस वर्किंग के बेसिस पे जो रिजल्ट आया वो 7 के 7 स्टूडेंट पास थे जो सारे सब्जेक्ट करें। जो 4 सब्जेक्ट करे थे वो भी पास हो गया, और उसमें 3 ऑल इंडिया रैंक्स आ गई। एक तो फर्स्ट रैंक आ गई, एक 17th रैंक और एक 48th रैंक। इसका मतलब आप ये देखो कि 7 + 1 8 स्टूडेंट में से अगर 3 रैंक आ गई, तो उसका मतलब है कि सीए फाइनल का रिजल्ट आना तो बहुत ही आसान काम है। ये मेरे को लगा कि जितनी मेहनत सीए इंटर में आईपीसी में करनी पड़ती है, उससे उतनी मेहनत तो सीए फाइनल में भी नहीं लगती, क्योंकि सीए फाइनल में कंट्रोवर्सी ज़्यादा है। जो कंट्रोवर्सी मैनेज कर जाएगा तो इसका मतलब रिजल्ट भी आ जाएगा, उसमें रिजल्ट लाने में कुछ भी दिक्कत नहीं आई। तो मेरा मकसद अलग है। हम अभी भी जैसे सीए फाइनल के हमने नवंबर 18 का कोई बैच नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि जिस बैच को मैं सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करा के पास नहीं करा सकता वो बैच में लेता नहीं। मई 19 का हमने कोई बैच नहीं लिया, क्योंकि मई 19 में भी मैं सिस्टमेटिक वर्क नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे को सीए फाइनल का सिस्टमेटिक वर्क कराने के लिए मिनिमम 15 मंथ्स का टाइम चाहिए। और इसके लिए हमने नवंबर 19 के स्टूडेंट्स और उसके बाद के स्टूडेंट लिए हैं। और हमारा टारगेट ये कि केवल 40 बच्चों का बैच लिया। ऐसा नहीं कि ठीक है साहब इतने बच्चे आ रहे हैं तो ठीक है आपने 500 बच्चों का बैच चालू कर दिया, क्योंकि हम 500 बच्चे एक साथ पढ़ा के पास नहीं करा सकते, और जो पास नहीं करा सकते वो वर्किंग हम करते भी नहीं है। हम तो केवल वही वर्किंग करते हैं जिसके बेसिस पे हम रिजल्ट दे सकते हो। तो मेरा जो नवंबर 19 का जो बैच है उसका जो टारगेट है, उसमें टारगेट में मैंने वैरायटी ऑफ स्टूडेंट लिए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे लिए हैं जो जिनका 4 अटेम्प्ट हो चुका, कुछ ऐसे हैं जिसका 10 अटेम्प्ट हो चुका, कई ऐसे हैं जो हताश हो गए थे। मेरा टारगेट ये है कि इन स्टूडेंट में से कईयों को मैं रैंक में लाऊंगा, जिससे बाकी बच्चों में ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि नहीं हम कमज़ोर नहीं थे, हमारे में कैपेसिटी थी, लेकिन हमारे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। और उसके बेसिस पे बाकी सारे बच्चों में मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं पास करना, सीए फाइनल पास करना बहुत ईजी है, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। तो मेरा पर्पज़ अलग है। मैं कोचिंग जरूर चलाता हूँ, लेकिन मेरा मकसद केवल और केवल रिजल्ट है। रिजल्ट के अलावा मैं दूसरी चीज़ देखता ही नहीं। इसी का इफेक्ट है कि 6 साल पहले जो हम जयपुर के लास्ट प्रायोरिटी में आते थे, आज इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी में आ रहे हैं, केवल और केवल रिजल्ट की वजह से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आपको हर कोचिंग ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोचिंग का पर्पज होता है पैसा कमाना, और उनका एक ही मोटिव होता है पैसा कमाना, तो वो तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता।
हमारा पर्पज रिजल्ट देना है, तो हम रिजल्ट देते हैं, पैसा नहीं कमाते। तो पर्पज तो एक ही सोल्व होगा, हर पर्पज सोल्व नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोचिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। कोचिंग्स में जाने से आपको लॉस ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा। बस अब आपको करना क्या है, देखो कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईसीआई का स्टडी मेटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल काम में लेनी है, इसके अलावा कोई सा मेटेरियल काम में लेना है। बस अब आप ये क्या करो कि प्रैक्टिस मैनुअल उठाओ और पीछे जहां पे एक वेटेज चार्ट दे रखा है कि पीछे क्वेश्चन जो आए हैं उसका वेटेज क्या क्या है, उस वेटेज के बेसिस पे पहले जिसका ज्यादा वेट हो उसको पढ़ो, उसके बाद में उसमें कम वेट है उसको पढ़ो, और लास्ट वेट जिसमें कम वेटेज दे रखा है उसको अगर आप छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो और उसको 4-5 बार रिवाइज करो। और देखो इसके अलावा एक काम और करना है, आप माइंड में ये चीज सेट कर लो कि आपको इसी अटेम्प्ट में निकलना है, इस अटेम्प्ट के अलावा मेरे पास दूसरा चॉइस नहीं है। यानी आपके पास में फेल होने का चॉइस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास फेल होने का चॉइस है तो उसका मतलब है कि पास नहीं हो सकते, क्योंकि देखो पास होने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फेल होने के लिए तो कुछ भी नहीं करना। इसलिए माइंड में फेल होने का चॉइस ही नहीं लाना, और आप डेली का टारगेट सेट करो कि आज मेरे को इतना स्टडी करनी है, और उस टारगेट को अचीव करके आप फिर सोने जाओ। ये नहीं कि मतलब 8 बजे नींद आ रही है और टारगेट पूरा नहीं हो रहा आप सो रहे हैं, यानी टारगेट अचीव, यानी टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा आप आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है नेट पे, उस मॉक टेस्ट पेपर को, जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट्स पढ़ा, उसको मॉक टेस्ट पेपर आपने सोल्व करने की कोशिश करिए, जिससे कि 3 घंटे में सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा आईसीआई का मॉक टेस्ट भी होगा, आईसीआई का मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो, जिससे कि आपका ये क्लैरिटी आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वैसे तो क्या है कि मैं अक्सर ही कहता हूं कि साहब पुराने जो फेल्योर्स हैं उनसे मिलो मत, क्योंकि वो फेल्योर आप वो कभी ये नहीं कर सकते कि साहब आप पास होगे। वो तो हमेशा ही कहेंगे कि सीए नहीं हो सकती, और आपको ये लग गया कि सीए नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि होना ही मुश्किल है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिसमें जो स्टूडेंट 4-5 बार फेल हो गए हैं या ज़्यादा टाइम फेल हो गए हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आप दूसरे फेल्योर से बात नहीं करो, आप जो पास हुए हैं उनकी तरफ देखो, और आप ये देखो कि वो बच्चा पास हो सकता है तो इसका मतलब मैं भी हो सकता हूँ। आप विश्वास करो कि अगर आप 4-5 बार रिवाइज कर लोगे एग्जाम तक, आईसीआई का पीएमएसएम पढ़ोगे, कोई कोचिंग नहीं पढ़ोगे, तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मेरी आपसे यही शुभकामना है कि आप पूरी मेहनत करें और लगें, और मैं आप लोगों के साथ हूं, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहूंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो पे टच रहें। आप एक बार वीएसआई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे केस में आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज स्टडी करें, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से निकल सकें। इसी शुभकामना के साथ मैं यहाँ आपको विदा लेता हूँ। थैंक यू।